हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। इस वीडियो सेशन में आप हमारे यहाँ चल रहे जेई बैच के रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के पहले सप्ताह में से रेज किए गए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल का सॉल्यूशंस देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते। 2 microcoulomb charge is removed from an electrically neutral body and then 10 to the power 13 electrons are added to the same body, then final charge on body is। देखिए, जो भी सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी आप सीखने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, ओके। सो किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर चार्ज को रिमूव किया जाता तो जिस नेचर का चार्ज को रिमूव किया जाता उस पर उसके अपोजिट नेचर का चार्ज स्टेब्लिश हो जाता है, और कितना चार्ज स्टेब्लिश होता, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज को रिमूव किया जाता उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज स्टेब्लिश हो जाता। तो 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को रिमूव किया गया। एक न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, मान लेते एक बॉडी है जिससे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज को रिमूव किया गया, मान लेते +2 माइक्रोकूलम। तो इस बॉडी पर जब चार्ज स्टेब्लिश हो जाएगा दैट वुड बी योर -2 माइक्रोकूलम। ना फिर से इस बॉडी पर ऐड किया गया है 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स को। इस पर ऐड किया गया 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, नेगेटिव चार्ज स्टेब्लिश होता, एंड जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे उसका इक्विवेलेंट जो चार्ज होगा वो स्टेब्लिश हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। सो यहाँ पर जो चार्ज स्टेब्लिश हो जाएगा वो होगा आपका -2 माइक्रोकूलम, जो कि पहले से था, और अब इस पर आएगा चार्ज -10 टू द पावर 13 मल्टीप्लाइड बाई 1.602 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए, माइक्रो कूलम में है और ये कूलम में है, ऐड नहीं कर सकते। सो यूनिट का कन्वर्सन करते, कूलम को माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर देते। इस न्यूमेरिक को यहाँ नीचे लिखते। सो -2 माइनस ये 10 टू पावर 13 और 10 टू पावर -19 आप लिख सकते हैं 10 टू पावर -6। सो 1.6 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रोकूलम। अब ये भी माइक्रोकूलम और ये भी माइक्रोकूलम, देन दोनों का आप ऐड कर सकते। सो लिख सकते 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और 1.6 माइक्रोकूलम। सो टोटल चार्ज यहाँ लिख देते फाइनल चार्ज इज इक्वल टू -2 माइनस 1.6 दैट इज इक्वल टू -3.6 माइक्रोकूलम। सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अ सॉलिड कॉपर स्फीयर 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर is deprived of 10 to the power 20 electron by a charging scheme. Charge on the sphere is। देखिए, डिप्राइव मतलब होता कमी हो जाना। एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिससे और जिसमें 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ठीक है, एक स्फीयर है, ए नाम देते, उसमें 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। सॉरी, 10 टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स का कमी होना मतलब उस बॉडी पर, उस स्फीयर पर कैसा चार्ज स्टैब्लिश होगा? पॉजिटिव चार्ज स्टैब्लिश होगा। सो कितना पॉजिटिव चार्ज? जितना नेगेटिव चार्ज की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता। ओके, सो चार्ज जो स्टैब्लिश होगा दैट इज 10 टू द पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये बराबर होगा
1.6 into 10 that is your 16 कूलाम का। सो प्लस 16 कूलाम का चार्ज इस्टेब्लिश हो जाएगा। साइन का ख्याल रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पॉजिटिव चार्ज का इस्टेब्लिशमेंट होना और इलेक्ट्रॉन के एडिशन से नेगेटिव चार्ज का इस्टेब्लिशमेंट होना है। नेक्स्ट है an electrical neutral body is deprived of 6 microcoulomb of 6 microcoulomb the charge of body each बॉडी पर चार्ज जो है वो क्या होगा, ये सवाल है। तो फिर से सेम सवाल है, यहाँ पर चार्ज ही दे दिया, 6 माइक्रोकूलाम चार्ज की कमी है। ठीक है, 6 माइक्रोकूलाम चार्ज की कमी है, मान लेते हैं पॉजिटिव है, प्लस 6 माइक्रोकूलाम चार्ज की कमी है। सो बॉडी पर जो चार्ज होगा देन चार्ज ऑन बॉडी वुड बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज की कमी, मतलब नेगेटिव चार्ज इस्टेब्लिश होगा माइनस ऑफ 6 माइक्रोकूलाम। ठीक है, नेक्स्ट वही अगर ऐड किया जाता तो क्या होता, 6 माइक्रोकूलाम चार्ज आपको दिखता कहाँ पर, बॉडी पर। नेक्स्ट, इन द नेटवर्क shown below which of the following element is / r acting as load or sink। देखिए दो तरह के एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप देखते, एक होता सोर्स एलिमेंट और दूसरा होता सिंक एलिमेंट और लोड एलिमेंट। सोर्स एलिमेंट वैसे एलिमेंट जिसका बिहेवियर होता कि वे एनर्जी को डिलीवर करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के लिए और दूसरे एलिमेंट्स को एनर्जाइज करने की क्षमता रखने वाले एलिमेंट्स को सोर्स एलिमेंट बोल रहे, और वैसे एलिमेंट जिनका टेंडेंसी होता हमेशा एनर्जी लेने का, उन्हें सिंक एलिमेंट या लोड एलिमेंट कहते हैं ना। सोर्स एलिमेंट के लिए कन्वेंशन है पैसिव साइन कन्वेंशन कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो और करंट का फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की दिशा में होता, और सिंक एलिमेंट के लिए या लोड एलिमेंट के लिए करंट का फ्लो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो जो होता वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए। देन अब पहचान करना बहुत आसान होगा। देखिए आप ये भी कॉन्सेप्ट जानते कि सीरीज कनेक्टेड सभी एलिमेंट्स के थ्रू फ्लो करने वाला करंट समान होता। ओके, सो E2, E1, E4 आप देख रहे हैं सभी आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो E2 के थ्रू भी फ्लो करने वाला करंट 2 एम्पियर होगा, E4 के थ्रू भी फ्लो करने वाला करंट 2 एम्पियर होगा। नाउ E5 के थ्रू फ्लो करने वाला करंट 5 एम्पियर होगा, ये सभी करंट एक ही होगा, सो 5 एम्पियर होगा इस डायरेक्शन में। देन E6 के थ्रू फ्लो करने वाला करंट भी 5 एम्पियर होगा। हमारा न्यूमेरिक से कोई मतलब है नहीं, बिकॉज वी ओनली हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा एलिमेंट लोड की तरह काम कर रहा है या सिंक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, इसी की पहचान करना हमारा यहाँ मकसद है। तो जिस एलिमेंट के लिए भी करंट का डायरेक्शन एंड वोल्टेज का पोलैरिटी सिंक एलिमेंट से मैच करेगा, सिंक एलिमेंट के लिए जो करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज का पोलैरिटी होता उससे मैच करेगा, देन उसकी पहचान कर लेंगे सिंक और लोड एलिमेंट के तौर पे। ओके, सो करंट का फ्लो सिंक एलिमेंट के लिए किधर होना चाहिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो बोलें तो +2 माइनस और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जिन जिन एलिमेंट में ऐसा हो रहा होगा आप उन्हें सिंक या लोड एलिमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो सी हेयर, यहाँ पे देखिए E1 के थ्रू फ्लो करने वाला करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल S, दिस वन इज योर सिंक एलिमेंट। नेक्स्ट E2 -2 प्लस नो, E4 +2 माइनस S, दिस वन इज योर सिंक एलिमेंट। नेक्स्ट E3 -2 प्लस नो,
दिस इज नॉट सिंक एलिमेंट। फिर E5 -2 प्लस, नो, ये सोर्स एलिमेंट होगा, सिंक एलिमेंट नहीं है। E6 में देखिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एस, दिस इज आल्सो बिहेविंग एज सिंक एलिमेंट। नेक्स्ट E7 +2 माइनस और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो ये सिंक एलिमेंट के बिहेवियर को फॉलो कर रहा है, ये भी इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे सिंक एलिमेंट के तौर पे। सो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं E1, E4, E6 और E7, ये सभी एलिमेंट सिंक और लोड एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड ऑप्शंस में लिखे रहेंगे, यू शुड आइडेंटिफाई द एलिमेंट, द सिंक एलिमेंट एज E1, E4, E6 एंड E7। ओके, बाकी जो बचे एलिमेंट लाइक E2, E5, E3, ये सभी सोर्स एलिमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट, इन द नेटवर्क shown below, which of the following sources are being charged? देखिए सोर्स जो है ना, ये जिस समय चार्ज हो रहे होंगे उस समय एनर्जी को ये रिसीव कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मीन्स है तो सोर्स एलिमेंट, बट उनका जो बिहेवियर होगा वो सिंक एलिमेंट के जैसा ही होगा। अब आप जानते हैं सिंक एलिमेंट के लिए करंट का फ्लो और सिंक बिहेवियर के लिए करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होता वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता। ओके, जिस करंट की बात कर रहे हैं पॉजिटिव करंट, जिस पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल्स है ना। आप आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेस, सभी सोर्सेस ही हैं। इन सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना आपको सिंक एलिमेंट के तौर पे मीन्स एनर्जी लेने वाले एलिमेंट के तौर पे, और एनर्जी लेने वाला एलिमेंट आप तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर आप गौर करके देखिए, 6 वोल्ट सोर्स में करंट का फ्लो लोअर टू हायर, नो, इसका बिहेवियर यहाँ पर सोर्स बिहेवियर है। 4 वोल्ट सोर्स में देखिए लोअर टू हायर, इसका बिहेवियर सोर्स बिहेवियर। नेक्स्ट 10 वोल्ट सोर्स में करंट नहीं, ये करंट सोर्स है, मीन्स -1 एम्पियर करंट सोर्स है। देखिए -1 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसका एरो का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, -1 एम्पियर। इसी करंट सोर्स को आप कह सकते डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पियर, अपवर्ड डायरेक्शन में -1 एम्पियर, मीन्स एक्चुअली में करंट किधर फ्लो कर रहा होगा 1 एम्पियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो आप पॉजिटिव करंट ट्रीट करेंगे, मीन्स करंट एक्चुअली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। कितना एम्पियर? तो 1 एम्पियर। कितना एम्पियर? तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो -1 एम्पियर सोर्स का यहाँ जो बिहेवियर है वो लोड बिहेवियर है, सिंक बिहेवियर है, एनर्जी लेने वाला बिहेवियर है। सो दिस एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एज द एलिमेंट विच इज बीइंग चार्ज्ड। चलिए और भी आगे देखते हैं। 10 वोल्ट सोर्स का में करंट का जो फ्लो हो रहा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो इसका जो बिहेवियर है वो सोर्स बिहेवियर है बट नॉट सिंक बिहेवियर। नेक्स्ट -6 एम्पियर करंट सोर्स को देखिए, इसको देखिए, करंट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, -6 एम्पियर, मीन्स एक्चुअली में करंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट हो रहा होगा 6 एम्पियर करंट का, और राइट टू लेफ्ट हो रहा मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में करंट का फ्लो हो रहा, पॉजिटिव करंट का फ्लो हो रहा। बिहेवियर कैसा दिख रहा आपको? सिंक बिहेवियर, एनर्जी लेने वाला बिहेवियर। सो -6 एम्पियर करंट सोर्स और -1 एम्पियर करंट सोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी चार्ज हो रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, मेन सोर्स से और दूसरे सोर्सेज से एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं, या यूं कहें चार्ज हो रहे हैं। सो कौन कौन से एलिमेंट आप आइडेंटिफाई कर पाए? -1 एम्पियर करंट सोर्स और -6 एम्पियर करंट सोर्स। सो दे आर द सिंक एलिमेंट्स हेयर, देयर बिहेवियर आर सिंक बिहेवियर, और ये एलिमेंट्स अभी चार्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट, थ्रू अ कॉपर कंडक्टर
2 into 10 to the power 12 electrons are passing in 1 minute. The current is, आप जानते, Q is equal to N into E. Charge always is quantized, means charge is always integral multiple of charge on each electron. ठीक है, टोटल चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. ये 1 मिनट में पास हो रहा है किसी कॉपर कंडक्टर के थ्रू. देन पूछ रहा है करंट क्या होगा. करंट जानते I बराबर Q बाई टी, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. सो टोटल चार्ज यहाँ पर होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ये हुआ टोटल चार्ज. कितना समय में? 1 मिनट में. 1 मिनट स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे देन 60 सेकेंड में. सो जस्ट यू सॉल्व इट, यू विल गेट द फाइनल आंसर फॉर करंट दिस मच ऑफ एम्पियर और कूलम्ब per second. Next, charge entering to an element is given by Qt is equal to 5t square plus 2 coulomb. Current through element at t is equal to 2 second is. each नहीं होगा, is. So जब चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन में दिया हो, ठीक है, देन I आप यूज करेंगे फार्मूला I इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज. जब भी चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम हो देन करंट कैलकुलेट करने के लिए आप जिस रिलेशन का यूज करेंगे दैट इज द डिफरेंशियल रिलेशन I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो को डिफरेंशियल में रिप्रेजेंट करते हैं डी डी टी से. हाँ, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ओके, सो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. अब जस्ट आप डिफरेंशिएट करिए. 5t स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में होगा 5 इंटू 2 मीन्स 10t. 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, सो 10t. आई हो गया 10t एम्पियर किसी भी इंस्टेंट में. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हो गया. बोल रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो पुट कर दीजिए I एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर. नेक्स्ट है current through a conductor varies with time shown in the given figure. The total charge up to 2 seconds is. देखिए कॉन्सेप्ट प्लीज. अभी लिखे डिफरेंशियल रिलेशन करंट और चार्ज के बीच में, तो आप देखिए I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. इसी का इनवर्स ऑपरेशन की बात करें, मीन्स चार्ज अगर निकालना हो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I डी टी, और ये फाइनाइट इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू t. सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर करंट निकालना होगा तो डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो IT कर्व दिया हुआ चार्ज निकालना, दिन आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन, करंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और डेफिनिट इंटीग्रल का जो सिग्निफिकेंस होता, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. सो टोटल चार्ज इन IT कर्व इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय करंट कर्व. सो ये जो एरिया होगा वही रिप्रेजेंट करेगा क्या? टोटल चार्ज. सो Q इज इक्वल टू एरिया अंडर IT कर्व, करंट वर्सेस टाइम कर्व, एंड बी इक्वल टू ये जो एरिया है, ये जो रीजन आपको दिख रहा,
ये ट्रेपेजॉइड आपको दिख रहा है, और ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए, ये आपका 3 यूनिट हाइट हो गया और 3 यूनिट लेंथ हो गया, और ये लेंथ आपका हो गया कितना, ये लेंथ हो गया आपका 12 यूनिट। सो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 3 + 12 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आपका हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड कितना यूनिट, तो 2 यूनिट। सो आंसर हो जाएगा 15 कूलम्ब, है ना। सो प्लीज फॉलो द कंसेप्ट, दिस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, charge entering to an element varies with time as shown in figure below. Which of the following represents current through element? So current का वेरिएशंस आपको मालूम करना है। चार्ज का वेरिएशन समय के साथ दिया हुआ है। आप जानते जब भी QT कर्व दिया हो, देन QT कर्व दिया हो, देन करंट I इज इक्वल टू slope of QT curve. This is what the meaning of dq by dt. यही मतलब है। टाइम डेरिवेटिव का मतलब हुआ, और सिंपली डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस होता क्या, स्लोप। सो जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा, उसका जो स्लोप होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। 0 से 2 तक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट 2 से 4 तक फिर से स्ट्रेट लाइन दिख रहा, उसका भी स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो 0 से 2 तक का जो स्लोप है, यहां पर अगर लिखें स्लोप इज इक्वल टू, सो चेंज इन y coordinate by change in x coordinate means vertical change by horizontal change. vertical change यहां पर आपको दिख रहा 3 यूनिट चेंज दिख रहा, और horizontal change आपको दिख रहा 2 यूनिट। सो 3/2 means 1.5। ये राइजिंग ग्राफ आपको दिख रहा है, सो पॉजिटिव स्लोप प्लस 1.5 स्लोप हो गया। नेक्स्ट 2 से 4 तक देखिए लाइन आपको दिख रहा, इसका भी स्लोप निकालते। सो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा, बिकॉज समय बढ़ने के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां पर क्या हो रहा, कम हो रहा। मीन्स ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का है, डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, और डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। सो स्लोप इज इक्वल टू, फिर से वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज 3 यूनिट, हॉरिजॉन्टल चेंज 4 - 2 यूनिट। सो ये हो गया -1.5। कहने का मतलब जो करंट होगा दैट वुड बी कांस्टेंट 1.5 एम्पियर प्लस 1.5 एम्पियर। कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकेंड तक, फिर 2 से 4 सेकेंड तक कांस्टेंट -1.5 एम्पियर, फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड -1.5 एम्पियर। सो ये आपका करंट का ग्राफ होगा। तो आप मैच करा लेंगे जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया इसमें एरर है, यहाँ पर होना चाहिए 1 + 1.5 और ये होना चाहिए -1.5, है ना। ओके, सो देन दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट वन, है ना। बाकी सब आप देख लेंगे, बाकी सब मैच नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है साइज ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम। आप जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन बाय I इज इक्वल टू NEAVD, जहां पर I जो है वो करंट है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N हेयर। E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट ए जो है वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज व्हाट योर ए। वी डी जो है दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स जिस स्पीड से फ्री चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी डी और ए जो है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी डी और वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कहने का मतलब फॉर फिक्स्ड करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोल रहा है साइज ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, साइज मतलब समझेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर डबल किया जाए मीन्स इसको दुगना किया जाए, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ये आपका 1/2 टाइम्स हो जाएगा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम halved or will be reduced by 2 times, एक ही बात हुआ। Next, if diameter or radius is increased by 2 times or doubled, then its drift velocity would become, इस बार डायमीटर को डबल किया गया है। देखिए एरिया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर और एरिया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, एक ही बात है। अब जाने थे क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर पेरिफेरी का पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता या पाई आर स्क्वायर होता, जहाँ पर डी डायमीटर है और आर रेडियस है। सो प्रोपोर्शनलिटी में बात करें देना क्रॉस सेक्शनल एरिया और साइज ऑफ कंडक्टर, या तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो डायमीटर को इंक्रीज किया गया है 2 टाइम से, मतलब डायमीटर अगर 2 टाइम हुआ 2 टाइम तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर टाइम्स। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बिकम 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता, साइज होता, ये अब 4 टाइम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम हो गया, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1/4 टाइम। सो आंसर होगा 1/4 टाइम। नेक्स्ट, द फॉलोइंग प्लॉट सोन द चार्ज सोज होगा, द फॉलोइंग प्लॉट सोज द चार्ज इंटरिंग टू एन एलिमेंट, shows the charge entering to an element, the value of current at t is equal to 0.5 second, 3 second and 5 second are respectively. Okay. So आप जानते आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर QT ग्राफ दिया हो then current is nothing but slope of QT curve. तो 0 से 1 तक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट कितना होगा तो वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज निकाल देंगे, 40 वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया आपका 1 - 0 1, सो इसका स्लोप हो गया 40। देखिए ये मिली कूलम्ब है और ये सेकेंड है, मिली कूलम्ब पर सेकेंड मीन्स मिली एम्पियर होगा। स्लोप जो रिप्रेजेंट 40 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 40 मिली एम्पियर को, 40 मिली कूलम्ब पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 से 4 सेकेंड तक, 1 से 4 सेकेंड तक स्लोप आपको जो मिलेगा दैट वुड बी 0। क्यों, ये लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। 1 से 4 तक, 1 से 4 सेकेंड तक जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे या उसका स्लोप आप जो निकालेंगे, वर्टिकल चेंज कुछ हो नहीं रहा, ओनली हॉरिजॉन्टल चेंज है, वर्टिकल चेंज इज 0 फ्रॉम 1 to 4, सो स्लोप कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट 4 to 6 वर्टिकल चेंज है 40 यूनिट और हॉरिजॉन्टल चेंज है 6 यूनिट, बट ये है क्या नेगेटिव स्लोप होगा बिकॉज फॉलिंग नेचर का एक ग्राफ है। सो माइनस ऑफ 40/2 दैट इज माइनस ऑफ
20। फिर से पर मिली कूलाम है और ये सेकेंड है, मिली कूलाम पर सेकेंड मीन्स जो करंट बोलेंगे मिली एम्पियर। तो 0 से 1 सेकेंड तक कोई भी इंस्टेंट की बात करें, करंट कांस्टेंट होगा +40 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 1 से 4 तक कोई भी टाइमिंग की बात करें, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें, करंट जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट 4 to 6 सेकेंड तक कोई भी इंस्टेंट की बात करें, करंट जो होगा वो -20 मिली एम्पियर होगा। यहाँ सवाल पूछ रहा है 0.5 सेकेंड, बताइए 0.5 सेकेंड कहाँ आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा कहीं पर। ओके, सो 0.5 सेकेंड पर अगर आपको करंट पूछा जा रहा तो आंसर होगा 40 मिली एम्पियर। 0.5 सेकेंड ही क्यों, कुछ भी बोला जाए इंस्टेंट लाइक 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.005 सेकेंड, सब पर आंसर जो होगा वो सेम 40 मिली एम्पियर होगा। नेक्स्ट 1 से 4 सेकेंड तक के रेंज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंट हो सकते, सो सभी इंस्टेंट पर करंट का वैल्यू कितना होगा 0 एम्पियर। नेक्स्ट 4 से 6 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में आंसर कितना हो जाएगा, 3 जो है 1 से 4 के बीच में लाई करेगा, सो आंसर होगा 3 पर 0 एम्पियर। नेक्स्ट 4 to 6 में ही ये 5 सेकेंड होगा, मीन्स 4 to 6 में करंट जो होगा दैट वुड बी योर -20 मिली एम्पियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इफ द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 19 वोल्ट, then how much energy is needed to move 67 into 10 to the power 18 electron from one point to another। बोल रहा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जो है वो 19 वोल्ट का है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 19 वोल्ट, देन कितना एनर्जी लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेट्स से A to B और B to A। ना आप जानते वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी न्यूमेरिकली इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 19 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लिख देते, 67 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते 1.602 और सिंपली 6 इंटू 10 to the power -19। जस्ट यू सोल्व इट, वट एवर द आंसर यू विल गेट दैट वुड बी द फाइनल आंसर, दिस मच ऑफ जूल। ठीक है, हाँ, समय बचाने के लिए हम सॉल्यूशंस फाइनल सॉल्यूशन पर समय नहीं दे रहे, ओके। ओनली आप अप्रोच समझेंगे, बाकी यू डू प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अ टाइपिकल ऑटोमोबाइल बैटरीज is delivering 80 milliampere of current for about 10 hours. If its terminal voltage is 2 volt, then how energy can the battery, then how much होगा, then how much energy can the battery deliver, बैटरी होगा, है ना। एनर्जी निकालना बोल रहा, करंट जो डिलीवर कर रहा वो 80, करंट जो डिलीवर कर रहा दैट इज 80 मिली एम्पियर, कितना आवर के लिए 10 आवर। टोटल चार्ज आप निकाल पाएंगे 80 इंटू 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 आवर मीन्स 10 इंटू 3600, दिस मच ऑफ कूलाम चार्ज हो जाएगा। अब वोल्टेज दे रखा 2 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, देन कितना एनर्जी बैटरी डिलीवर कर सकता। सो एनर्जी दैट कैन बी डिलीवर इज इक्वल टू V इंटू Q, वोल्टेज गुना चार्ज। सो मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 इंटू 10 to the power -3
into 10 into 3600. Just to solve it, you will get the total energy that the battery will deliver. So this much of joule. Next, length of copper wire is stretched in time, its resistance will become. आप जानते अगर किसी कंडक्टर के लंबाई को स्ट्रेच कर रहे हैं, सिंपली कोई सुटेबल फोर्स लगा करके एक खास डायरेक्शन में, देन उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या रहेगा, सेम होगा. देन वॉल्यूम विल बी मेंटेन्ड कांस्टेंट. कहने का मतलब स्ट्रेच करने के बाद अगर पिघलाएंगे उसको, कोई कंटेनर में रखेंगे पिघला करके, पहले अगर पिघलाएंगे दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा. ये डिसाइड करने का तरीका हुआ. सो लेंथ ऑफ कंडक्टर को अगर आप स्ट्रेच करते हैं एन टाइम, देन वॉल्यूम वुड रिमेन. ऑब्वियसली स्ट्रेच कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम कंडक्टर का सेम रहना है. आप जानते वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जहां पर ये हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया और ये हुआ आपका लेंथ. ओके, अगर लेंथ को एन टाइम कर रहे तो टू मेंटेन कांस्टेंट वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया और साइज जो अपने आप बदल जाएगा, वो हो जाएगा 1/n टाइम. 1/n टाइम. मटेरियल वही है, रेजिस्टिविटी सेम होगा. रेजिस्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू L/A फॉर सेम मटेरियल, है ना. तो लेंथ यहाँ पर हो गया है n टाइम, फैक्टर जस्ट कैलकुलेट करें n टाइम, क्रॉस एरिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1/n टाइम. सो रेजिस्टेंस जो है, नया रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा, R बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स. R बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स. n ऊपर जाएगा तो कितना टाइम हो जाएगा नया रेजिस्टेंस, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. अब n स्क्वायर टाइम्स होगा, यही सवाल भी पूछ रहा है, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम. तो n टाइम अगर लेंथ को स्ट्रेच करके करेंगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम हो जाएगा. आंसर विल बी it will become n square times. Next, a conductor is stretched in such a manner that its diameter reduces to 1/3 of original. इसका डायमीटर जो है 1/3 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू से रिड्यूस हो गया. देन बोला परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इज. देखिए डायमीटर अगर 1/3 टाइम्स रिड्यूस हुआ, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना हो गया होगा, 1/9 टाइम्स, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर. चलिए साइज जो है वो 1/9 टाइम्स हो गया. अब साइज अगर 1/9 टाइम्स हुआ तो लेंथ जो है वो n टाइम्स हो गया होगा, बिकॉज इफ यू सी द प्रॉब्लम दिस इज द सेम वॉल्यूम केस. ठीक है, डायमीटर को रिड्यूस किया जा रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा, लेंथ जो है वो क्या होगा, स्ट्रेच ही किया जा रहा हो तभी डायमीटर ये कम होगा. लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, लेंथ जो है वो बढ़ेगा. 9 टाइम्स एरिया घट रहा, मीन्स लेंथ 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, मीन्स इट विल बिकम 9 टाइम्स. ठीक है, लेंथ जो है वो 9 गुना हो जाएगा. अब लेंथ n टाइम होता तब रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स, तो लेंथ यहाँ पर 9 टाइम हो रहा तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बिकम्स 81 टाइम्स. सो R डैश इज इक्वल टू 81 R. ठीक है, अब परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज की बात करें, देन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, 81 गुना हो गया. परसेंटेज चेंज लिखें इज इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस दैट इज 81 R, ओल्ड रेजिस्टेंस R मान लिए, बाय R इन ओरिजिनल इंटू 100. दिस व्हाट योर परसेंटेज चेंज. सो कितना आएगा ये 800%. 800% से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब. रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर wire increased by how much percentage if it is stretched to increase its length by 10%. ओके, अगर 10% से लेंथ को इंक्रीज किया जाए, देन रेजिस्टेंस में किस परसेंट से चेंज होगा,
या इंक्रीज होगा, यही सवाल है। देखिए लेंथ को अगर आप 10% से इंक्रीज कर रहे तो नया लेंथ जो एल डैश है दैट विल बिकम 110% ऑफ ओल्ड लेंथ, मीन्स 1.1 टाइम्स ऑफ एल। 10% से बढ़ा रहे, 10% मत कहने का मतलब एल प्लस 10% ऑफ एल दैट इज इक्वल टू 1.1 एल। तो नया लेंथ कितना टाइम हो गया पुराना का? 1.1 टाइम हो गया। पहले अगर 100 था तो अब 110 हो गया लंबाई। चलिए आप इसका रिजल्ट जानते, अगर किसी कंडक्टर के लंबाई को n टाइम्स कर देते मेंटेनिंग सेम वॉल्यूम, देन जो रेजिस्टेंस हो जाता वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता। तो 1.1 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1.21 आर। ये आर से कितना यूनिट ज़्यादा? 0.21 यूनिट ज़्यादा। ठीक है, एक में 0.21 यूनिट ज़्यादा, तो 100 में कितना? सो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 21%। ठीक है, 1 में कितना ज़्यादा? 0.21, तो 100 में कितना होगा? 21%। और 0.21 को आप लिख सकते 21%, और इसी को परसेंटेज में लिखेंगे तो बोलेंगे 121% आर। तो आर से कितना ज़्यादा? 21% ज़्यादा। आर पूरा हुआ 100%, तो कितना परसेंट ज़्यादा? 21%। नेक्स्ट, अच्छा इसको एक रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे। देखिए जहाँ कहीं भी जनते और जहाँ कहीं भी एक रिलेशनशिप फॉलो होगा दैट इज y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y फंक्शन है, आउटपुट वेरिएबल है और इनपुट वेरिएबल जो है वो x है, मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर अगर ऐसा होगा और x में k% से चेंज हो, देन y में जो है अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज द वेरीफाइड रिजल्ट, y में अप्रॉक्सीमेटली जो चेंज होगा दैट वुड बी 2k%। सो ये रिलेशनशिप जब भी वैलिड होगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और x में k% से बदलाव किया जाए तो y में लगभग 2k% से चेंज होगा। x में अगर इंक्रीज किया जाए y इंक्रीज ही होगा, x डिक्रीज किया जाए तो y डिक्रीज ही होगा। ठीक उस तरह यहाँ पर देखिए प्लीज, रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ हुआ फॉर सेम वॉल्यूम, है ना। स्क्वायर ऑफ लेंथ हुआ n टाइम्स करते तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता, ये ना हुआ स्क्वायर ऑफ लेंथ फॉर सेम वॉल्यूम ना। यहाँ लेंथ को अगर आप n टाइम कर रहे, लेंथ में 10% से बदलाव कर रहे तो 21% रेजिस्टेंस में बदलाव आया। उस तरह 10% घटाते भी तो 19% घटता, तो लगभग कितना? ये 20% के आसपास ही है। सो अप्रॉक्सीमेट ये रिजल्ट बोल रहे कि अगर लंबाई में k% से इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए देन रेजिस्टेंस वैल्यू में 2k% से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। देखिए कई बार आपको रिलेशनशिप कुछ इस तरह मिलेगा, जैसे मोटर्स पढ़ेंगे, मशीनरी पढ़ेंगे, देन वहाँ पर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, वोल्टेज में 5% का चेंज किया जाए, टॉर्क में कितना % चेंज होगा, ये सब सवाल पूछा जाएगा। उस तरह और भी हीट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज और स्क्वायर ऑफ करेंट। ठीक है, देन ऐसी स्थिति में वोल्टेज में किया जाए 10% से बदलाव, बोला जाएगा हीट जनरेशन में कितना बदलाव होगा, बोलेंगे लगभग 20% से बदलाव होगा। करंट में 5% से बदलाव किया गया, हीट प्रोडक्शन में कितना % का चेंज होगा, बदलाव होगा, देन बोलेंगे लगभग 10% का चेंज होगा, लाइक दिस। ठीक है, उस तरह ग्लो और ल्यूमेन आउटपुट, ग्लो ऑफ बल्ब जो होता वो किसके प्रोपोर्शनल होता? ग्लो ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप की अगर बात करें देन उसमें जो टेम्परेचर राइज होता उसके प्रोपोर्शनल होता, हीट का जनरेशन होता उसके प्रोपोर्शनल होता, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हीट एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू आइदर करंट स्क्वायर और वोल्टेज स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा अप्लाइड वोल्टेज में 10% से बदलाव किया गया, देन ग्लो ऑफ बल्ब पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर बोलेंगे लगभग
10% सॉरी लगभग 20% से चेंज होगा। ऑब्वियसली इसको इंक्रीज किया जाएगा तो ग्लो भी इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज किया जाएगा तो ग्लो भी इंक्रीज होगा। लाइकवाइज उस तरह बोला जाएगा करंट में 6% का चेंज किए, ठीक है, करंट 6% से इंक्रीज कर दिया गया तो इनकैंडेसेंट लैंप के ग्लो पर क्या फर्क पड़ेगा, बोलेंगे लगभग 12% बढ़ जाएगा। लाइकवाइज, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सब आपको सिखा, ये सब आप ध्यान रखेंगे प्लीज़ हमेशा। ये सब के लिए पेन पेपर कलम चलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इफ़ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड बाई 10%, रिड्यूस किया जा रहा, इसको भी आपको सोल्व करके दिखाते। रिड्यूस किया जा रहा है 10% से, देन नया लेंथ जो है वो कितना हो गया 90%, मीन 0.9 टाइम्स ऑफ द ओल्ड लेंथ। अब 0.9 टाइम्स हो गया, रेजिस्टेंस जो है नया रेजिस्टेंस दैट विल बी 0.9 का स्क्वायर 0.81 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस इन स्क्वायर टाइम्स। ओके, अगर ऐसा 0.81 एक से कितना कम है तो बोलेंगे 0.19 यूनिट कम है। सो 100% में अगर बात करें, यह है आपका 81% ऑफ आर, ये घट करके हो गया। तो 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम की बात करें देना बोलेंगे 19%। सो परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 19%, ठीक है। 100% माइनस 81% बाय ओरिजिनल आपका कितना 100%, दैट इज व्हाट योर चेंज। नेक्स्ट अ कॉपर वायर, इसको मिटा देते। अ कॉपर वायर having resistance of 10 ohm, it is replaced by another conductor made up of copper having size is twice the length is 3 times the original, then the new resistance is, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसको रिप्लेस किया जा रहा दूसरे कॉपर कंडक्टर से और दूसरे कंडक्टर से जो कि कॉपर का ही बना हुआ है, जिसका साइज दुगना है पहले से और लेंथ 3 गुना है। रिमेंबर दिस इज नॉट द सेम वॉल्यूम केस, बिकॉज साइज यहाँ पर दुगना किया जा रहा है और लेंथ 3 गुना किया जा रहा। अगर सेम वॉल्यूम केस होता, साइज को दुगना किया जाता तो लेंथ ऑटोमेटिकली कितना होगा 1/2 टाइम्स हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। सो पकड़ेंगे सवाल को, दिस इज नॉट द केस ऑफ द सेम वॉल्यूम, है ना। ओके, लेकिन मटेरियल सेम है, कॉपर ही है। आप जानते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाई A फॉर द सेम मटेरियल, रो सेम दोनों के लिए। L जो हो गया वो दुगना हो गया, सॉरी L जो है वो 3 गुना हो गया, लेंथ इज 3 टाइम, सॉरी लेंथ इज 3 टाइम, और साइज जो है वो दुगना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। तो किस फैक्टर से गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 3/2 फैक्टर से। रेजिस्टेंस विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 3/2 फैक्टर, मीन्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका 10 था, आंसर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3/2 गुना 10। ओरिजिनल रेजिस्टेंस 3/2 फैक्टर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कहने का मतलब आंसर हो जाएगा आपका कितना 15 ओम वुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज 10% एंड साइज रिड्यूस्ड बाई 10%, कंडक्टर की लंबाई को 10% से बढ़ाया गया और साइज को 10% से घटाया गया। कंडक्टर की लंबाई को 10% से बढ़ाया गया और साइज को 10% से घटाया गया। दिस आल्सो नॉट द सेम वॉल्यूम केस, इसमें भी सेम वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है ना। सो दोनों में वेरिएशन हो, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाई A फॉर द सेम मटेरियल। मटेरियल की बदलाव की बात नहीं किया जा रहा, तो मटेरियल को सेम मानेंगे, मतलब रो का वैल्यू दोनों के लिए सेम मानेंगे। तो रो को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी से रो को हटा देंगे। सो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाई A। L को 10% इंक्रीज किया गया, 10% इंक्रीज मतलब कितना टाइम्स, 1.1 टाइम्स, 1.1 टाइम हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को 10% घटाया गया, मतलब अगर पहले 100% था तो अब 90% हो गया, तो कितना टाइम हो गया 0.9 टाइम्स। सो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इट वुड बिकम 1.1 बाई 0.9 टाइम्स। सो 11 बाई
0.9 टाइम्स इज इक्वल टू आपका 1 आपका आएगा 22 टाइम, मतलब 1.22 टाइम्स। 1.22 टाइम्स कहने का मतलब रेजिस्टेंस एक में कितना ज़्यादा, 0.22, ठीक है, 0.22 ज़्यादा। परसेंटेज में बोलेंगे तो रेजिस्टेंस हो गया 122%। 122 100 से गुना करेंगे परसेंटेज के लिए, 122%, 122%, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 22% ज़्यादा। सो इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस, डिक्रीज करेगा, बोलेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 22%। दिस वाज योर आंसर, ठीक है, इतना ही करना। ओके, अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए। अ वाटर बॉयलर बॉइल्स वाटर इन 10 मिनट। इट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर इन 15 मिनट, देन लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज टू बी। सो टाइम ऑफ बॉइलिंग को बढ़ाना है। अब ज़्यादा देर में आपको वाटर को बॉईल करना, ज़्यादा देर में बॉईल करना मतलब हीट का जनरेशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, हीट के जनरेशन को कम करना पड़ेगा, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट को घटाना पड़ेगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर कंजम्पशन जो है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा। अब जानते फॉर सेम वोल्टेज पावर कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस वैल्यू जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा टू हैव लेसर पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन जितना कम होगा मतलब रेट ऑफ हीट जनरेशन जो है वो कम होगा, रेट ऑफ हीट जनरेशन कम होगा मतलब टाइम ऑफ बॉइलिंग जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। 10 से 15 मिनट करना है, मतलब सिंपली रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन को घटाना है, मतलब पावर कंजम्पशन को घटाना है। ओके, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब है, अब जानते रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, लेंथ को बढ़ाना होगा और साइज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप जानते पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर फॉर रेजिस्टेंस एलिमेंट और फॉर रेजिस्टेंस एलिमेंट। यहां पर हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो रेजिस्टेंस एलिमेंट ही है। वोल्टेज अगर सेम होगा, फॉर सेम वोल्टेज पावर कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वोल्टेज कांस्टेंट। उस तरह से फॉर सेम करंट अगर सेम होगा देन पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये दोनों बात आप समझेंगे। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मालूम, यहां पर सप्लाई क्या है, फिक्स है। सप्लाई फिक्स मतलब सप्लाई वोल्टेज फिक्स। सप्लाई वोल्टेज फिक्स मतलब फॉर द सेम वोल्टेज यू डील द प्रॉब्लम, ठीक है। तो फॉर सेम वोल्टेज पावर कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसी बेसिस पर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। इफ इट इज द केस देन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए एंड हेंस पावर कंजम्पशन को घटाने के लिए लेंथ को बढ़ाना होगा और साइज को क्या करना होगा, घटाना होगा। और अगर साइज बोल रहा है सवाल में, सवाल पूछने वाला बोला कि साइज में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तो सिंपली आपको लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। बोलेगा लेंथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तो सिंपली आपको मोटाई को घटाना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट द वेरियस आंसर्स एज पर ऑप्शंस यू कैन हैव द आंसर, आप आंसर कर सकते। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज मूविंग in a circular orbit of radius r. The nucleus charge of Zd with speed v, the equivalent current is. एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है। देखिए एक पूरा रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस तय करेगा कितना होगा, डिस्टेंस 2 पाई r डिस्टेंस। इसका वेलोसिटी बोल रहा v वेलोसिटी से और v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा। आप जानते I इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टाइम। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो I इज इक्वल टू सिंपली E इज योर चार्ज, E आपका है चार्ज, सो E डिवाइड बाई टाइम। टाइम निकाल सकते डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन अब निकालेंगे 2 पाई r बाय स्पीड v दिया हुआ, तो हो जाएगा E गुना v बाई 2 पाई r। ये एक्सप्रेशन होगा, न्यूमेरिक्स दिए रहेंगे, आप इस पर पुट करेंगे आंसर पाएंगे, इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट कर पाएंगे आप। दिस वाट द मेथड यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट, अब आगे समझना। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 10 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 15 ओम एट
40 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस इज, यही सवाल है। तो ऐसा लिख सकते R40 इज इक्वल टू, इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 20, तो R20 गुना 1 प्लस अल्फा 20 गुना चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर माने 20 डिग्री सेल्सियस को, सो ये होता है आपका R2, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इंटू 1 प्लस अल्फा एट इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, मीन्स T2 माइनस T1। यहाँ पर डेल्टा टी कितना, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अल्फा 20 आप यहाँ से मालूम कर लेंगे, बाकी सभी इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। R40 दिया हुआ आपका दैट इज 15 ओम, R20 गिवन 10 ओम, 1 प्लस अल्फा 20 गुना 20, सो ये हो गया 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 बाई 20, तो अल्फा 20 इज इक्वल टू 0.5 बाई 20, मीन्स ये हो गया 1/40 पर डिग्री सेल्सियस। 1/40 पर डिग्री सेल्सियस क्या आया, अल्फा 20 का वैल्यू, ये हुआ अल्फा 20 का वैल्यू। नेक्स्ट को निकालना रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते इनिशियल टेम्परेचर, अब मान लेते 20 डिग्री सेल्सियस को इनिशियल मान लेते, फिर कूल करके 0 तक लाते, बिकॉज हम अल्फा 20 निकाले हैं। सो लिख सकते फाइनल दैट इज R0 R0 इज इक्वल टू R20 दिया हुआ 10 ओम, 1 माइनस कूल करके ला रहे हैं इसीलिए माइनस, कूलिंग का केस, माइनस अल्फा 20 इनिशियल टेम्परेचर पर, इनिशियल टेम्परेचर किसको लिए 20 डिग्री सेल्सियस को, अल्फा 20 निकाले हैं 1/40 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, 20 से 0 आए, सो 20 डिग्री, सो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/2, सो हो जाएगा कितना, 5 ओम। नेक्स्ट उसी तरह से आपको निकालना R50, इस बार 20 डिग्री सेल्सियस को अगर आप इनिशियल लेंगे, बिकॉज अल्फा 20 आप निकालने तो इनिशियल उसी टेम्परेचर को लेंगे, मतलब R50 निकालना तो 20 डिग्री सेल्सियस को इनिशियल मानते हुए वो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हीटिंग का केस होगा, R20 आपका कितना 10, 1 प्लस 1/40 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 20 to 50 करेंगे, मीन्स 30 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो यू सोल्व इट, जगह 10 प्लस 10 गुना 3/4, ठीक है ना, सो 30/4 दैट इज ये हो जाएगा आपका 2, 5, 15/2 7.5, मीन्स 17.5 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 18 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रीच 21 ओम फ्रॉम रूम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो रूम टेम्परेचर जो दिया हुआ होगा 15 डिग्री सेल्सियस होगा। बोल रहा है रेजिस्टेंस 18 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पर और 20 ओम है 50 डिग्री सेल्सियस पर। बोल रहा है टेम्परेचर को कितना और बढ़ाना और कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना रेज करना पड़ेगा, कितना पाने के लिए, 21 ओम पाने के लिए, ठीक है। कहाँ से, 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब शुरुआती टेम्परेचर 15 डिग्री है, वहां से आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, ठीक है। ओके, तो मान लेते कि टेम्परेचर T डिग्री तक आपको रेज करना पड़ेगा, मान लेते ये जो T डिग्री होगा ये 50 से भी ज्यादा होगा, इतना तो पक्का है, बिकॉज 50 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम दिया हुआ है, 21 ओम पाने के लिए 50 से ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। आप जानते कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता, टेम्परेचर बढ़ने से ही रेजिस्टेंस बढ़ता, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटता। ओके, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो 50 से ज्यादा होगा, इतना तो पक्का है। सो ऑप्शन में अगर आप देखें, सिंपली ऑब्जर्व द ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में रहे ओनली एक ही ऑप्शन रहे और वो 50 से ज़्यादा हो, देन दैट वुड बी फुली द करेक्ट आंसर। सो मान लेते शुरुआती टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो RT इज इक्वल टू R50 इंटू 1 प्लस अल्फा 50 इनिशियल टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट गुना 50 से डिग्री सेल्सियस मीन्स T माइनस 50, एक्सप्रेशन होगा। RT दिया हुआ कितना पाना आपको, 21 डिग्री, सॉरी 21 ओम, 21 ओम इज इक्वल टू R50 मालूम कितना दिया हुआ, 20 ओम, 1 प्लस अल्फा 50 T माइनस 50, 20 गुना अल्फा 50 इज इक्वल टू 1/T माइनस 50 आए। अब अल्फा 50 को निकाल लीजिए। सो नेक्स्ट अल्फा 50 आप निकाल लेंगे और आप निकाल सकते हैं इन रेडिएशन की मदद से। कूलिंग का केस ले लेंगे, इनिशियल आप 50 डिग्री सेल्सियस लें, सो
20 पर 18 हो गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 पर दिया हुआ है 20। कूलिंग का केस है 1 माइनस अल्फ़ा 50 गुना चेंज इन टेम्परेचर 50 से 20 हुआ 30 डिग्री। अब ये हो गया आपका -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 गुना 30 गुना अल्फ़ा 50। सो अल्फ़ा 50 जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1/300 पर डिग्री सेल्सियस। तो 1/300 पुट कर दीजिए अल्फ़ा 50 के जगह में। इसको सब्सटीट्यूट यहाँ करते तो रिजल्ट पाएंगे 20 गुना 1/300 इज इक्वल टू 1/t माइनस 50। सो ये हो गया आपका 15 टाइम्स। सो रिजल्ट होगा t माइनस 50 इज इक्वल टू 15। तो t बराबर कितना आ गया 60, t बराबर 65 डिग्री सेल्सियस। बताइए शुरुआती टेम्परेचर कितना था? शुरुआती टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था ये तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम राइस माने टोटल की राइस करना पड़ेगा 65 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा आपको, ये माने थे। लेकिन रूम टेम्परेचर पहले दिया था, रूम टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ था आपका कितना 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 से कितना बढ़ना पड़ेगा? टेम्परेचर टू बी रेज फ्रॉम रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस आपको और बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से? रूम टेम्परेचर से। दिस इज व्हाट द कंप्लीट सॉल्यूशन। So thanks for watching this video. If contents are really beneficial to you, please do like, share and subscribe.